तो अभी हम लोग करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है बेसिकली वो जिन चीज़ों से वो होती है सेंसिटाइज या ट्रिगर होती है, वो उन्हें हम लोग या तो एलर्जन बोल देते हैं या कोई पैरासाइट हो गया। बेसिकली एलर्जन हम लोग उसको सिग्निफाई करते हैं। अब कोई एलर्जन या कुछ, और हमने क्या बोला था इसमें, जो एलर्जन दैट इज़ एंटीजन जो है वो फ्री होगा और फॉरेन होगा। ठीक हो गया। अब कोई एलर्जन आया, ठीक है, सपोज़ हमारे इनहेल किया, सपोज़ हमने ब्लड के थ्रू पैरेंटली लिया या फिर हमने स्वेलो किया, तो कोई भी चीज़ से हमने एलर्जन कंज्यूम किया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं हमारे, ठीक है, उनकी का काम है कि अपने किसी एंटीजन को लेना। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन्होंने क्या किया, इन्होंने ले लिया हमारा वो अपना जो एंटीजन एलर्जन आया था, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने ले लिया। अब वो गया जहाँ पे भी सपोज लिम्फ नोड के पास गया, वहाँ पे थे हमारे TH मतलब हेल्पर सेल्स प्रेजेंट थे, CD4 T सेल्स, ठीक है। CD4 कौन से होते हैं? T हेल्पर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये जो एलर्जन है वो आके CD4 T सेल्स को एक्टिवेट करेगा और ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे TH2 काइंड ऑफ हेल्पर सेल्स में, ठीक है। ये एक क्लास होती है T हेल्पर सेल्स की, TH2 हेल्पर सेल्स एलर्जन की वजह से। अब क्या हुआ, TH2 सेल्स बन गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरल्यूकिन्स रिलीज करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इंटरल्यूकिन्स क्या है? साइटोकाइंस हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या रिलीज़ किया है यहाँ पे, कौन से बेसिकली इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13, 2-3 बस ये मेन है, ठीक है, 4, 5 एंड 13। सबसे पहले हमारा इंटरल्यूकिन 4 का काम आता है, ठीक है। सबसे पहले 4 का आएगा क्योंकि सबसे पहले है वो ऑब्वियसली। तो फिर इंटरल्यूकिन 4 ने क्या किया, उसने जाकर B सेल्स को एक्टिवेट किया। B सेल्स एक्टिवेट होकर क्या करते हैं, B सेल्स एक्टिवेट होकर ये जो B है वो ये चीज़ हटा देता है अपनी, मतलब वो P बन जाता है। वाह क्या जोक है। तो वो बनाएगा प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। B सेल्स ने क्या किया, इंटरल्यूकिन 4 की प्रेजेंस में, साइटोकाइन की प्रेजेंस में उसने B सेल्स एक्टिवेट हुए, B सेल्स ने बना दिए प्लाज्मा सेल्स। अब प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। तो प्लाज्मा सेल्स ने बना दी एंटीबॉडीज। सबसे पहले आई हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन E, क्योंकि जो TH2 वाले हैं ना ये बनाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन E। इसकी जगह 1 होता तो फिर G बनते। तो डिपेंड करता है कि कौन सा सेल जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कौन सा हेल्पर सेल फॉर्म हो रहा है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन E बन गए, ठीक है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन E क्या करेगा, ये इम्यूनोग्लोबुलिन E जो हमारे मास्ट सेल्स हैं, ठीक है। मास्ट सेल्स अब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मास्ट सेल्स पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, नर्व्स हैं, सब एपिथेलियल टिश्यू है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फिर टिश्यूज़ वगैरह में मतलब ये अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल्स हमारे, ऑलराइट, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फिर मास्ट सेल्स के ऊपर ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन E है, ये आकर ऐसे करके लग गए, ठीक है। और मास्ट सेल्स के ऊपर इम्यूनोग्लोबुलिन E अगर लगा है तो मास्ट सेल्स के ऊपर क्या होगा, मास्ट सेल्स के पास FC रिसेप्टर होगा। अच्छा, ये हमने एंटीबॉडीज़ में पढ़ा कि ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है FC पार्ट, ये पार्ट होता है FAB पार्ट, ठीक है। तो FC रिसेप्टर जो होता है मास्ट सेल्स के ऊपर, उसके साथ आकर ये FC पार्ट इम्यूनोग्लोबुलिन E का आके जुड़ जाता है, ठीक है। एक बार ये जुड़ गया तो मास्ट सेल्स हो गए एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट हो गए मास्ट सेल्स, तो इन्होंने बनाया हिस्टामिन। तो अब ये मास्ट सेल्स हैं, अब मास्ट सेल्स के ऊपर इम्यूनोग्लोबुलिन E है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग गए हैं, यहाँ पे लग गए हैं हमारे, यहाँ पे बन गए हमारे हिस्टामिन। तो यहाँ पे हिस्टामिन बन गया। अगर तो एंटीजन दोबारा से एक्सपोज हम नहीं करते तो ये ऐसे के ऐसा रह जाता, ठीक है। यही होता है बस। ये जो हमने अभी पूरा किया कि एंटीजन ने CD4 बनाया, TH2 बनाया, इम्यूनोग्लोबुलिन E बनाया, मास्ट सेल्स ने हिस्टामिन प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये स्टोर हो गए यहाँ पे, ये सब जो है। तो ठीक है, अब होता है हमारा सेकंड में इफेक्टर फेज़। इफेक्टर फेज़ में डीग्रैनुलेशन होती है। अब जो डीग्रैनुलेशन हमारी होती है ना,
हिस्टामिन वगैरह जो रिलीज़ होता है मास्ट सेल से, वो होता है एक तो प्राइमरी मीडिएटर्स निकलते हैं, एक होते हैं सेकेंडरी मीडिएटर्स। प्राइमरी मीडिएटर्स वो होते हैं जो ऑलरेडी फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी फॉर्म जो होते हैं उसके बाद उसमें से निकलते हैं। सपोज़ हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ठीक है, हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। हिस्टामिन का फंक्शन क्या होता है, वो एक तो हमारी परमिएबिलिटी बढ़ाएगा ब्लड वेसल्स की, दूसरा वो वेजोडाइलेट करेगा, तीसरा वो ब्रोंकोस्पैज्म करेगा, ठीक है। परमिएबिलिटी ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इसकी हमने परमिएबिलिटी अगर बढ़ा दी तो अंदर का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो बाहर चले जाता है, फ्लूइड, प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है। परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होने से ये सब होता है। अब अगर यहाँ पे ये सब हो तो बाहर क्या हो जाएगा, एडिमा। ज़्यादा ही परमिएबिलिटी हो गई तो एडिमा ही होगा, ठीक है। और वेजोडाइलेशन होगी, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्रोंकोस्पैज्म हो गया, तो मतलब हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है। तो हिस्टामिन के ये तीन हो गए, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करना, वेजोडाइलेशन करना, ब्रोंकोस्पैज्म करना, ठीक है। देन आते हैं एंजाइम्स। हिस्टामिन हो गया, दूसरा वो एंजाइम्स कुछ होते हैं, ठीक है, जैसे कि काइमेस, ट्रिप्टेस, ये एंजाइम भी रिलीज़ कर देते हैं। इन एंजाइम्स का काम क्या होता है, या तो डिस्ट्रक्शन करना, ठीक है, टिश्यू की, और एक्टिवेट करना कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को, ठीक है। देन सेकेंडरी मीडिएटर्स। सेकेंडरी मीडिएटर्स कौन होते हैं, जो बनते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे ल्यूकोट्राइन्स। अच्छा, ये पाथवे होता है एक कि जो हमारा मास्ट सेल्स है, मास्ट सेल्स के उसमें सेल मेम्ब्रेन पे फॉस्फोलिपिड की बनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ना एक एंजाइम फॉस्फोलाइपेज जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, फॉस्फोलाइपेज A2, ये एंजाइम की एक्टिवेशन हो जाती है। अब इस एंजाइम की एक्टिवेशन के बाद क्या होता है कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गए एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड जो है वो दो पाथवे से निकलता है, एक होता है कॉक्स पाथवे, दैट इज साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे, एक होता है लॉक्स पाथवे, दैट इज लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे। लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे से बनते हैं ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स LTB4, LTC4, LTD4, ठीक है। और कॉक्स पाथवे से क्या होता है, साइक्लो ऑक्सीजनेस से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, PGD2, PGE2, PGF2, ठीक है। ल्यूकोट्राइन्स, इसमें से ल्यूकोट्राइन्स, इनका फंक्शन क्या है कि ब्रोंकोस्पैज्म करना, और ये ल्यूकोट्राइन इज द ल्यूकोट्राइन C4 एंड D4 आर द स्पैज्मोजेनिक एजेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पैज्मोजेनिक एजेंट्स, मतलब ब्रोंकोस्पैज्म के लिए। B4 जो है वो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, कीमोटैक्टिक फॉर न्यूट्रोफिल्स। इनका काम इनमें सब करना है, इन्होंने म्यूसिन सिक्रीट करनी है, ठीक है, वेजोडाइलेशन कर देनी है, परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देनी है, ब्रोंकोस्पैज्म में भी फाट लेना है, इन्होंने सब कुछ करना है प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो हो गया अर्ली फेज़ होता है 2 घंटे का, ख़त्म हो जाता है। ये सब होने के बाद निकलता है हमारा लेट फेज़, ठीक है। लेट फेज़ में क्या होता है, जो 2 घंटे के बाद होता है, ठीक है। अब जो लेट फेज़ होना है उसमें इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13 का काम आएगा। इंटरल्यूकिन 5 जो है वो क्या करेगा, वो इओसिनोफिल्स को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और जो इंटरल्यूकिन 13 है हमारा, ठीक है, उसने क्या करना है, उसने म्यूसिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देनी है। अब जो इओसिनोफिल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, इओसिनोफिल्स जो कि इंटरल्यूकिन 5 की वजह से इओसिनोफिल्स इंक्रीज़ होते हैं, वो 2 प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं, MBP मेजर बेसिक प्रोटीन और इओसिनोफिल कैटायनिक प्रोटीन। अब ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं, ये डैमेज करते हैं एलर्जन को और फिर रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स को भी। और इंटरल्यूकिन 13 ने क्या किया था, म्यूसिन को इंक्रीज़ किया था। और इस हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल्स है टाइप 1 की 4 A's, एनाफिलैक्सिस, एलर्जी, एस्थमा एलर्जी, फूड एलर्जी भी हो सकती है, कोई भी एलर्जी हो सकती है। अर्टिकेरिया, ये भी एक स्किन है, स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, स्वोलन एरियाज हो जाते हैं रेड कलर के। ये जो एनाफिलैक्सिस है वो लोकलाइज्ड भी हो सकता है और सिस्टेमिक भी। लोकलाइज मतलब एक ऑर्गन में या किसी एक जगह पे, और सिस्टेमिक पूरी की पूरी बॉडी में।
अब डिटेक्शन कैसे होता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का कि उसको है या नहीं, स्किन प्रिक टेस्ट। उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी स्किन में हम लोग एलर्जन जो है वो डाल के देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे रिएक्शन होता है या नहीं होता। फिर हमें इससे पता लग जाता है कि उस एलर्जी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं हमारी बॉडी में या नहीं है, मतलब कि इन सेंसिटाइजेशन ऑलरेडी हुआ है या नहीं हुआ, ये हम लोग को स्किन प्रिक टेस्ट से पता लग जाता है। लेकिन इससे खतरा कि बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है। देन कम्स रेडियो इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, RIST। ये दोनों सिमिलर हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रेडियो इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे में इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे सीरम ले लेते हैं, ठीक है। सीरम में कितने सारे इम्यूनोग्लोबुलिन ये होते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग ये एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन ई ले लेते हैं, ठीक है। और हमने टोटल सीरम में जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन है इन दोनों को रिएक्ट करवाया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन जाता कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई हमारे उसमें बॉडी में है और ये एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो डाला है ये दोनों कंबाइन हो जाता है। अब क्या करेंगे, हम वॉश करके हम लोग रेडियो लेबल्ड एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन ई लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन ई थे ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई थे। अब इम्यूनोग्लोबुलिन ई के ऊपर एंटी जो रेडियो लेबल्ड वाले हैं वो आके लग जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि कितनी रेडियो एक्टिविटी है। जितने इम्यूनोग्लोबुलिन ई होंगे उतनी रेडियो एक्टिविटी होगी। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट के सीरम में कितना इम्यूनोग्लोबुलिन ई का लेवल है। उसके बाद RAST रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट, उसमें हम लोगों ने एलर्जन लेना है। यहाँ पे हमने एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन ई लिया था लेकिन यहाँ पे हमने एलर्जन लेना है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन ई ही बाइंड करेंगे, सारे के सारे इम्यूनोग्लोबुलिन ई नहीं बाइंड करेंगे, सिर्फ वही इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो कि एलर्जन से स्पेसिफिक है, ठीक है। फिर वही हमने किया, उसके बाद हमने वॉश कर दिया और जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो एलर्जन से स्पेसिफिक नहीं थे वो हट गए और बाकी सारे जो हैं वो लग गए। फिर हमने वही रेडियो एक्टिविटी वाला किया और फिर हमने रेडियो एक्टिविटी को काउंट कर लिया। उससे हमें पता लग जाएगा कि इस एलर्जन के खिलाफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स है या नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट। So this was all about type 1 hypersensitivity. If you have any queries you can ask. Thank you.